कि भाणजो आयो भाई किन की बढ़िया बनाओ है, घी राबड़ी जो भी चूरमो और बाजरी रो सब। तो मैं गया था नानेरा, नानेरा से हो गया मोनेरा, और वहां जाके मैंने टेस्टी खाना खाया तो बन गया प्रोटिस्टा। अब जब मैंने टेस्टी खाना खाया, ठीक है, एकदम एनर्जी आई और मैंने वहां पे किया फन, है मस्ती की, फन किया, फन से बन गया फंजाई। तो मस्ती क्या गई, मस्ती कैसी की कि प्लांटी मैं चढ़ गयो नीमड़ा माते गुटा खाऊने है। जब मैंने फन किया तो मैंने प्लांट पे चढ़ गया है, प्लांट पे चढ़ा और प्लांट में इतना ऊपर चढ़ गया कि फिर पापा ने आके एनी में लिया है, एनी बडी कोई आया और किसी ने आके गोदी में मैं लिया, तो एनी में लिया बन गया है कि उन्होंने कहा कि नीचे उतर जानवर। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने पहले कहा था कि जनरल साइंस की क्लासें हम कंप्लीटली आपके यूट्यूब पर फ्री लेकर आएंगे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज अपन जीव विज्ञान की क्लास लेकर आए हैं और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चे भी नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है भाई। और सिस्टमेटिक वे में आपको नोट्स बनाने हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे बना ही रहे हैं और ऑनलाइन वाले बच्चे को हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ और नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो आज का टॉपिक है अपना जीव विज्ञान में सामान्य जानकारी और जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। तो अपन आज जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास जीव पाए जाते हैं, ठीक है भाई। हम जहां पर भी रहते हैं तो अपने आसपास खूब प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है। जीव भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, तो उनके अंदर विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? विविधता पाई जाती है, यानी सारे जीव जो होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। सारे पेड़ पौधे हैं तो वो एक समान नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो अपने जैसा भी कोई अपने को मिलेगा नहीं, ठीक है। अपना मित्र है तो वो भी अलग है, लंबाई में अलग दिखेगा, ठीक है। उसकी अगर आकार की बात करें वो अलग दिखेगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जितने भी जीव जंतु जो हमारे आसपास रहते हैं उनमें विविधताएं पाई जाती है, ठीक है भाई। और जीवों की बात नहीं, अपन भाषा को भी लेके कह सकते हैं कि भाषा में भी विविधता पाई जाती है, ठीक है। और अपने यहाँ पे तो भाई देखो, अगर बात मैंने की विविधता की आई गई है तो एक बात बताता हूँ, ठीक है। अपने राजस्थान में क्या है कि खान पान में भी विविधता है, ठीक है भाई। तो देखो, खान पान में विविधता है तो एक बात याद आ गई कि सर्दियों में अपन जो बाजरी के सोगरे बनाते हैं, ठीक है भाई। तो बाजरी के सोगरे गुड़ के साथ अपन चूर कर खाते हैं, तो खान पान में भी विविधता है, ठीक है भाई। जो गांवों के लोग क्या है कि बाजरी के सोगरा अभी सर्दी में खाते ही हैं, ठीक है। और शहरों में जो है, ठीक है, रोटी रोटी खाते हैं और बाजरी यूज नहीं लेते हैं। तो देखो भाई, खान पान में भी विविधता है, भाषा में भी विविधता है, जीव जंतुओं में भी विविधता है और पेड़ पौधों में भी विविधता है। तो देखो, अगर खान पान की अगर बात करें तो राजस्थान में कहते हैं, राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि जीमण में बाजरे की रोटी और केर सागरी रो साग, ठीक है। और ऐसो है प्यारो हमारो रंगीलो राजस्थान, ठीक है भाई। तो ये बात आ गई थी विविधता की, तो अपन ने एक लाइन सुनाई। बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अपना टॉपिक है भाई जीव विज्ञान का, हेडिंग लगा लो सभी, जीव विज्ञान सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। नोट्स आप सभी को साथ साथ बनाने हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। तो देखो भाई, मैं बहुत लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चे को हिंदी में कवरअप हो जाएगा और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में कवरअप हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो, जीव विज्ञान की डेफिनेशन की अगर बात करें तो जीव विज्ञान के अंदर अपन जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जो हमारे आसपास जीव पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसकी परिभाषा की अगर बात करूं तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे अपन जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है भाई। तो लिखो कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंदर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जीवधारियों के बारे में क्या करते हैं भाई, अध्ययन करते हैं। जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखो, जीव विज्ञान की परिभाषा अपने को समझ में आ गई है, तो अब अपन बात करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, तो इसी में ऐड करो कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। ठीक है, तो देखो जीव विज्ञान के अंदर जितने भी ये व्यक्तित्व वाले नाम आएंगे उनको आपको ट्रिक के बेस पे याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि खूब सारे व्यक्ति आएंगे, सबके नाम याद रखना मुश्किल होता है। तो इसमें देखो हमने अभी कहा कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले से ही पता चल रहा है, पहले का मतलब ले से अपना आ जाता है कि लेमार्क। ऐसे याद रखना भाई कि सबसे पहले, और पहले से आ गया लेमार्क। ठीक है, तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, लेमार्क ने किया। ठीक है, इसके बाद देखो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। साथ साथ लिखते रहना भाई और नोट्स बनाते रहना। जीव विज्ञान का जनक, और जीव विज्ञान का जनक ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा गया, 4 ऑप्शन दे दिया आपको। ठीक है, तो जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है भाई, अरस्तु जी। कौन है, अरस्तु जी है। ठीक है, साथ साथ अगर आप बोलकर रिवाइज करोगे तो चलती क्लास में ही आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने ही रहेंगे। अब अपन बात करते हैं कि जीव विज्ञान की उपशाखाएं यानी जीव बायोलॉजी की ब्रांचेज के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं, तो देखो भाई बायोलॉजी की ब्रांचेज के बारे में बात करें अपन, तो बायोलॉजी की ब्रांचेज जो होती है मुख्यतः 2 होती है। एक आ जाती है पादप विज्ञान जिसको अपन वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और एक आ जाती है जंतु विज्ञान। तो लिखते जाओ साथ साथ, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें है भाई, आप लोगों को याद होगी कि एक आ जाती है जंतु विज्ञान, ठीक है, और दूसरी आ जाती है भाई वनस्पति विज्ञान। कौन सी आ जाती है, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को अपन कहते हैं भाई जूलॉजी, ठीक है, और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। तो बायोलॉजी की 2 ब्रांचेज होती है, 2 शाखाएं होती है। पहली हो जाती है जूलॉजी और दूसरी हो जाती है बॉटनी। ठीक है, अब अपन ने अभी पढ़ा था कि जीव विज्ञान के पिता कौन होते हैं, तो अरस्तु जी होते हैं। तो जीव और जंतु विज्ञान इन दोनों के ही फादर होते हैं भाई अरस्तु। कौन होते हैं, अरस्तु। तो यहीं पे एरो करके लिखो अरस्तु। अब दूसरा आ जाता है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के जनक होते हैं थियोफ्रेस्ट। कौन होते हैं भाई, थियोफ्रेस्ट। अब देखिए एक चीज बताता हूं आप लोगों को कि बायोलॉजी में खूब सारे ऐसे व्यक्तित्व के नाम आएंगे जो आपको याद नहीं होगा, तो इनको आपको क्या करना है कि बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, जब भी आप फ्री रहते हैं इन शब्दों को आप बोलिए, इनका उच्चारण कीजिए। छत पे घूम रहे हो, पेपर साथ में रखो, नोट साथ में रखो, बोलते जाओ अरस्तु जी, थियोफ्रेस्ट जी, अरस्तु जी, तो ये आपको अपने आप याद होगा।
अब देखो बात करते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्ट हो गए, तो भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक लिखिए, नोट लगा के लिखिए, नोट लगाकर एक लाइन लिखिए, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक है भाई विलियम रॉक्सबर्ग। कौन है भाई? विलियम रॉक्सबर्ग, विलियम रॉक्सबर्ग। तो अभी अपने जहां तक पढ़ा है वहां पे हमने 3 व्यक्तित्व देखे। एक का नाम हमने कहा था कि अरस्तु जी, ठीक है, बायोलॉजी के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु जी। और दूसरा अपन ने देखा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्ट। और तीसरा अपन ने पढ़ा कि भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग जी। तो ये तीनों लाइनें भाई याद रखना, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके। जनक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपको इन तीनों को अभी इसी क्लास में रिवाइज करके याद कर लेना है। पहले बोलो अरस्तु, थियोफ्रेस्ट और तीसरा आ जाएगा विलियम रॉक्सबर्ग, ठीक है। अगर इन नाम को बार बार आप उच्चारण करोगे, बार बार लोगे, ठीक है ना, याद करोगे तो ये याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अन्य उपशाखाएं, ठीक है। इसी में छोटी सी हेडिंग लगाओ, जीव विज्ञान की अन्य उपशाखाएं। छोटी सी हेडिंग लगाओ, जीव विज्ञान की अन्य उपशाखाएं। तो हेडिंग लगा ली भाई, जीव विज्ञान की अन्य उपशाखाएं। बढ़िया, अच्छे से हेडिंग लगा लो, जीव विज्ञान की अन्य उपशाखाएं। अभी तक अपन ने पढ़ा था कि बायोलॉजी में 2 शाखाएं होती है, जो 2 मेन ब्रांचेज होती है वो अपन ने पढ़ा था। जीव विज्ञान के अंदर 2 ब्रांचेज होती है, वन इज द जंतु विज्ञान और दूसरी आ जाती है वनस्पति विज्ञान। अब देखो भाई, अभी अपन ने कहा था कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने किया था कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन। तीनों के अंदर 3 व्यक्तित्व आ गए, और इन व्यक्तित्व को आपको कैसे याद करना अभी मैंने बताया था कि एक पेपर पे लिखो, ठीक है भाई। जितने भी व्यक्तित्व है उनको आप एक पेपर पे नोट करो, ठीक है, और उनको नोट करके आप अपने पॉकेट में रखो। अब जैसे ही आप गैलरी में छत पे घूमते जा रहे हो, कहीं भी गार्डन में बैठे हो, चाय पी रहे हो, वहां चाय की दुकान पे बैठो, तो उन व्यक्तित्वों को पढ़ो। वो व्यक्ति के नाम आपको ऐसे ही याद होंगे, वरना ये आपको याद नहीं होने वाले, ठीक है भाई। तो अब देखो अन्य ब्रांचेज के बारे में पढ़ते हैं अपन कि जीव विज्ञान की अन्य उपशाखाएं कौन सी है। तो सबसे पहले इसमें लिखो सूक्ष्म जीव विज्ञान। कौन सी भाई? सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सभी बच्चे बताएंगे भाई, सूक्ष्म जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो भाई, नाम से पता चल रहा है सूक्ष्म यानी छोटे, ठीक है। सूक्ष्म यानी छोटे, जीव यानी जीवों का विज्ञान। अपन ने कहा था कि अपन इसमें अध्ययन करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि छोटे जीवों का अध्ययन, छोटे जीवों का अध्ययन करना। तो छोटे जीवों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी ब्रांच में किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। ऐसे ही अब देखो दूसरी ब्रांच की बात करते हैं, परजीवी जीव जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं अपन, ठीक है ना। तो परजीवी जीव का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? पैरासिटोलॉजी। दूसरा लगा लो पैरासिटोलॉजी। अरे भाई, पैरासाइट का नाम सुना है ना, उसी से बना है पैरासिटोलॉजी।
पैरासिटोलॉजी के अंदर अपन परजीवी जीव जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी इंग्लिश लिखो पैरासिटोलॉजी। और अभी अपन ने कहा कि इसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं, तो परजीवी जीवों का अध्ययन, परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। अभी इससे पहले अपन ने व्यक्तित्व वाले जो 3 बताए थे नाम, वहां से भी क्वेश्चन आता है। और अन्य जो ब्रांचेज होती है, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि वायरस का अध्ययन किस विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वायरोलॉजी के अंदर अपन वायरस का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गए कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है भाई, तो इसके बाद देखो तीसरी हेडिंग लगाओ। तो तीसरा अपन अब देख लेते हैं कि पक्षियों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन अपन करते हैं ऑर्निथोलॉजी। कौन सी लॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंदर अपन पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ऑर्निथोलॉजी। और इसके अंदर अपन पक्षियों का अध्ययन करते हैं। तो पक्षियों का अध्ययन किसके अंदर करते हैं भाई, तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी के अंदर। पक्षियों का अध्ययन किस में करते हैं भाई, ऑर्निथोलॉजी के अंदर अपन पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद लिखो इकोलॉजी। कौन सी लॉजी, इकोलॉजी। लिखो आगे इकोलॉजी। अब इकोलॉजी को कैसे डेराइव करेंगे भाई, इकोलॉजी के अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं, तो इकोलॉजी के अंदर पर्यावरण, साथ साथ लिखते रहना भाई, पर्यावरण एवं इसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो एक और ब्रांच के बारे में पता चल गया कि इकोलॉजी में अपन पर्यावरण एवं इसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। भाई ऑनलाइन वाले साथ साथ नोट्स बनाते रहना, आप भी पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना। आपको हाथ से जितना नोट्स बनाओगे आप, तो आपको साथ साथ याद होता जाएगा। कुछ चीज़ें और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि अगर आप लिखोगे नहीं तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। ठीक है, आप पीडीएफ के बेसिस पे नोट्स प्रिंट करवा के अपन याद नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है जिसको अपने को लिख कर ही याद करना है। इसके बाद देखो एंथोलॉजी। कौन सी लॉजी भाई, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, अब ये तो सबको याद होगा। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं अपन, एंथोलॉजी के अंदर फूलों का अध्ययन करते हैं भाई। किसका अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखो फूल आते कैसे आप हंसने लगे हैं, चेहरों पे फूल खुशी आने लगी। तो फूलों का अध्ययन किस में करते हैं भाई, एंथोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद आ जाता है वायरोलॉजी। कौन सी लॉजी, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, ये लो भाई वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी के अंदर अपन वायरस का अध्ययन करते हैं, वायरस का अध्ययन करते हैं। वायरस का अध्ययन है, अभी एक वायरस से उभर कर निकले ही थे अपन, कोरोना से है, वो वायरस ही था। तो उस कोरोना का अध्ययन अपन कौन से सब्जेक्ट में करते हैं, तो वायरोलॉजी के अंदर करते हैं। तो यहां तक भाई डाउट कोई कि जीव विज्ञान की अन्य उप शाखाओं में अपन ने पढ़ा है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी में छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि पैरासाइटोलॉजी में अपन परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद इकोलॉजी, इकोलॉजी में पर्यावरण से संबंधित और उसके प्रभाव के बारे में अपन पढ़ते हैं। एंथोलॉजी की अगर बात करूं मैं, तो एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आ जाता है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में आ जाता है भाई वायरस का अध्ययन करते हैं। तो यहां तक कोई डाउट, अरे कोई डाउट भाई, नहीं डाउट है तो आगे चले। तो अगली हेडिंग लगा लो, जितनी भी अपन ने शाखाएं पढ़ी है उनके जनक के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है
कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, यह तो अभी पढ़ा था अरस्तु जी। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, यह भी अपन ने पढ़ा था अभी थियोफ्रेट्स। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो यह भी पढ़ा था अरस्तु जी। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक की अगर मैं बात करूं तो एडवर्ड जेनर जो है वो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है। तो एक बार ये जनक जितने भी है अपन लिख लेते हैं। तो छोटी सी हेडिंग लगाओ भाई इसी के अंदर, जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक। तो देखो शाखाओं के बारे में हमने पढ़ा था, अब अपन जनक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार ब्रांचेज के बारे में और कभी कभार जनक के बारे में, तो हमें दोनों ही तैयार करने। ऐसे पूछ लिया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ऐसे भी बन सकता है, या इस शाखा का जनक कौन है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी अपन ने पढ़ा था भाई जीव विज्ञान का, मैं शुरू से लिखवा रहा हूं ये दोनों चीजें, और कि जीव विज्ञान का जनक। तो जीव विज्ञान में हमने कहा था कौन से जी, अरस्तु जी। अरस्तु जी लिखा था। इसके बाद आ जाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेट्स। कौन है जी? थियोफ्रेट्स। इसके बाद अगर अपन बात करें प्रतिरक्षा विज्ञान। कौन सी विज्ञान भाई? प्रतिरक्षा विज्ञान। और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है एडवर्ड जेनर। कौन है जी? एडवर्ड जेनर। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है एडवर्ड जेनर। तीनों चीजें याद हो गई ना, कि जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेट्स, और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है एडवर्ड जेनर। अब आगे लिखो आनुवांशिकी। आनुवांशिकी। और आनुवांशिकी के जनक कौन है भाई? सबने पढ़ा होगा, अरे मटर के बारे में बताया था, ग्रीगर जॉन मेंडल। कौन है भाई? मेंडल जी हैं, मेंडल। आनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल। इसके बाद अगर अपन बात करें कोशिका, कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान, ये लो भाई कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के जनक की बात करें तो ये तो आप सभी को पता है, रॉबर्ट हुक है। छोटी क्लासों में पढ़ा था ना, पहली लाइन में लिखा हुआ था कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है, नहीं पढ़ा था? इसके बाद देखो, और अगर अपन ब्रांचेज की बात करें और उनके जनक की बात करें तो चिकित्सा शास्त्र का ले लेते हैं। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र लिखो इसके आगे, चिकित्सा शास्त्र। और चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? अरे कौन है भाई? चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेट्स। कौन है जी? हिप्पोक्रेट्स है। तो इसके बाद अगर अपन बात करें कि कवक विज्ञान, कवक के बारे में पढ़ेंगे अभी। कवक विज्ञान, कवक विज्ञान के जनक की अगर मैं बात करूं, कवक विज्ञान के जनक, कवक विज्ञान के जनक होते हैं माइकेली। किनी केली भाई? मायरी केली है, माइकेली। तो कवक विज्ञान के जनक है माइकेली। और अगर जीवाणु विज्ञान की बात करूं, जीवाणु
जीवाणु विज्ञान की बात करें अगर अपन, माइक्रोबायोलॉजी अभी अपन ने पढ़ा था, जीवाणु विज्ञान की अगर बात करें तो जीवाणु विज्ञान के जनक है ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान, ये लोग जीवाणु विज्ञान के जनक है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, ऐसे बार बार आप उच्चारण करोगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी। इसके बाद अगर अपन बात करें सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, और इसके जनक कौन है? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। तो देखो भाई, इन सभी जनक को आपको याद रखना है और यहां से क्वेश्चन बनता है, श्योर बनेगा यहां से क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बना बेसिक तो या तो ब्रांचेस से क्वेश्चन बनेगा, उपशाखाओं से, और नहीं तो यहां जनक से क्वेश्चन आना तय है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, कवक विज्ञान का जनक कौन है। तो ये आपको जनक याद होने चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं वर्गीकरण की तरफ, चलते हैं जीवों के वर्गीकरण की तरफ। तो हेडिंग लगाओ जीवों का वर्गीकरण, हेडिंग लगाओ भाई जीवों का वर्गीकरण। तो इससे पहले अभी अपन ने जीव के बारे में पढ़ा था कि हमारे आसपास जीव पाए जाते हैं और बहुत प्रकार के जीव, अलग अलग जीव पाए जाते हैं, यानी कि विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी। तो इन जीवों का अपन वर्गीकरण निकालते हैं, वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन इसमें आ गया कि वर्गीकरण क्या होता है। भाई जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आ गया कि वर्गीकरण का सर मतलब क्या होता है। वर्गीकरण क्या होता है, और वर्गीकरण का डेफिनेशन या वर्गीकरण क्या होता है आपको पता चल गया, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्गीकरण का आधार क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से निकल के आ गया, वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो वर्गीकरण क्या होता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही बन रहा है अपना कि वर्गीकरण का आधार क्या होता है। भाई अगर आप वर्गीकरण कर रहे हो जीवों का, तो उस वर्गीकरण का आधार क्या होता है, यानी हम वर्गीकरण का आधार भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपना पहला सवाल जो अपन ने बनाया कि वर्गीकरण क्या होता है। तो जीव जंतुओं को उनकी समानता और असमानता के आधार पर जब अपन अलग अलग वर्गों में उनको डिवाइड करते हैं, उसी को ही अपन वर्गीकरण कहते हैं। लिखो साथ साथ कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर, ये समानता और असमानता, इसको मैं अभी एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको समझाऊंगा कि समानता और असमानता के आधार पर हम कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को उसकी समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखने की विधि को, समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों या समुदायों में बांटने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वर्गीकरण कहते हैं।
वर्गीकरण कहते हैं। तो अपना यहां से वर्गीकरण की डेफिनेशन निकल कर आ गई कि वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण क्या होता है? तो वर्गीकरण क्या होता है भाई कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों और समुदायों में बांटना। ठीक है ना। तो बांटने की विधि को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। तो समानता और असमानता क्या होती है समझो। समानता और असमानता की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे आप दोनों, आप और आप आपस में मित्र हो, तो आप में क्या समानता है? तो आप में कुछ समानता तो मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी कुछ मात्रा में। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि गाय और बिल्ली में क्या समानता, कुछ समानता है क्या? नहीं। या मैं कहूं कि आप में यानी मनुष्य में और बंदर में कुछ समानता है, तो हाँ समानता है, बंदर में और मनुष्य में कुछ समानता है। तो उनको समानता और असमानता के आधार पर वर्गों में, विभिन्न प्रकार के वर्गों में रखने की विधि को अपन वर्गीकरण कहते हैं। और अब वर्गीकरण के आधार क्या होते हैं उसकी बात। वर्गीकरण के आधार की अगर अपन बात करें भाई, वर्गीकरण का आधार क्या होगा? तो वर्गीकरण के आधार को हेडिंग लगा लो भाई दूसरी, इसमें नए पेज पर वर्गीकरण का आधार, जो दूसरा क्वेश्चन था अपना, वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का आधार किसका आधार? वर्गीकरण का आधार। भाई आप वर्गीकरण कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए। तो वही चीज अपन देख रहे हैं, वर्गीकरण का आधार। तो इसमें सबसे पहले अरस्तु जी ने जीवों का वर्गीकरण किया था, और उन्होंने जीवों को स्थल यानी उनका निवास स्थान, उसके बाद जल और आकाश यानी नभ वायु, तो उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया था। तो सबसे पहले लिखो अरस्तु द्वारा जीवों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा जीवों का वर्गीकरण। अब अरस्तु जी ने क्या किया? अरस्तु जी ने जीवों को स्थल, जल तथा वायु के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया है, जीवों को बांटा। अब आपको बेसिक पता होगा कि स्थल पर रहने वाले को स्थलचर कहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भाई कि स्थल पर जो जीव रहते हैं उनको स्थलचर कहा, जल में रहने वाले को जलचर कहा, और वायु में जो है उनको कह दिया नभचर। लेकिन अरस्तु जी का ये वर्गीकरण जो जीवों का इन्होंने बताया, ये प्रभावी नहीं हुआ था। ठीक है भाई, ये प्रभावी नहीं हुआ था। तो अरस्तु जी द्वारा जो जीवों का वर्गीकरण बताया था वो प्रभावी नहीं रहा, ज्यादा प्रभावी नहीं रहा था। तो जब अरस्तु जी ने जीवों का वर्गीकरण बताया तो वो प्रभावी नहीं रहा। तो अब अपन किसके बेसिस पे बात करेंगे? तो हम जीवों को कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर बांटेंगे। तो जब जीवों को कोशिका की प्रकृति के आधार पर बांटा, तो सेकंड इसमें लिखो कोशिका की, किसकी का की भाई? कोशिका की प्रकृति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। आपको ये टॉपिक जो है भाई जीवों का वर्गीकरण थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। अब ये हार्ड इसलिए लग रहा है कि ये अपन ने कम पढ़ते हैं इस चीजों को।
अगर मैं आपको डायरेक्टली सामान्य विज्ञान में कोशिका स्टार्ट कर देता, ठीक है, श्वसन तंत्र स्टार्ट कर देता, पाचन तंत्र स्टार्ट कर देता, रक्त परिसंचरण मैप चाहता तो मैं भी ये सिस्टम स्टार्ट कर देता। लेकिन सबसे पहले अपन जीवों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जीव क्या होते हैं, जीवों का वर्गीकरण क्या होता है, उनका आधार क्या होता है और कितने टाइप में उनको बांटा जाता है, वो चीज पढ़ने के बाद जब हमें ये पता चलेगा कि एनिमल क्या होता है और एनिमल का वर्गीकरण क्या होता है, उसके बाद अपन भाई कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें तो पढ़नी है, क्योंकि तुम्हारा ज्यादा इंटरेस्ट उसके अंदर आएगा, प्रजनन तंत्र, जनन तंत्र, बीमारियों के बारे में है। इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आता है यहाँ से और आएगा क्वेश्चन, ठीक है। कोशिका वाला चैप्टर सब पढ़ेंगे, इसको कोई छोड़ देगा और इसमें से क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे मार्क्स इसमें से आएंगे, क्योंकि तुम इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ रहे हो। तो बात करते हैं भाई कोशिका की प्रकृति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो देखो, कोशिका की प्रकृति के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। दो भाग कौन से है वो? एक हो जाते हैं एक कोशिकीय जीव। अरे कौन से हो जाते हैं भाई? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय। तुम कौन से हो भाई, जल्दी बताओ, एक कोशिकीय हो या दूसरा बहुकोशिकीय हो? है एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव, तुम कौन से हो बताओ, कमेंट करके बताओ भाई, ऑनलाइन वाले लोग हैं, ऑनलाइन जो सभी देख रहे हैं भाई, लाइव क्लास ले रहे हैं, आप कमेंट करके बताओ आप एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। कि सर जी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय मतलब तो समझाओ पहले होता क्या है, उसके बाद बताएंगे। तो देखो भाई, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय जीव का मतलब जो एक कोशिका से मिलकर बना हो, एक कोशिका या जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो। और बहुकोशिकीय का मतलब जिनका शरीर, जो से स्टार्ट करो ना, पहले जो वाला लिखा तो जो एक से अधिक कोशिकाओं से, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना, से मिलकर बना हो, उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ा अरस्तु। अरस्तु ने 3 पार्ट बताए, लेकिन वो प्रभावी नहीं था। लेकिन कोशिका की प्रकृति के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आ जाता है आपका एक कोशिकीय जीव और दूसरा आ जाता है भाई बहुकोशिकीय जीव। इसके अलावा भी अपन जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जीवों का वर्गीकरण अपन केंद्र को आधारभूत लक्षण मानकर भी कर सकते हैं। तो तीसरी हेडिंग लगाओ इसमें, तीसरी लगाओ भाई। तीसरा आ जाएगा इसमें कि केंद्र को आधारभूत लक्षण मानकर जीवों का वर्गीकरण। क्या आ जाएगा साहब? केंद्र को आधारभूत लक्षण मानकर जीवों का वर्गीकरण जब अपन करते हैं तो उसमें भी अपन जीवों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं भाई। और 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो उनका नाम आ जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक आ जाता है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा आ जाता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव और दूसरा यूकैरियोटिक। कि सर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? तो अपन बात करते हैं भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसमें अंतर की अगर अपन बात करें तो टेबल के फॉर्म में समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं।
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो अपना ऑनलाइन सारथी का यूट्यूब चैनल है, वैसे ही टेलीग्राम पर भी एक चैनल बना रखा है ऑनलाइन सारथी के नाम से, जिस पर ये सारे नोट्स इनकी आपको व्यवस्थित तरीके से पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है भाई, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चों वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़िए भाई। देखो मेरा कहना यह है कि कोई भी एग्जाम हो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है। और पशु परिचर की भर्ती इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है। मेरा एक तथ्य है भाई आप लोगों के लिए कि आप लोग पशु परिचर भर्ती में सेलेक्ट होने के बाद वहां जाके काम करोगे। ठीक है, और काम आपको क्या करना है वो अपना इस चैनल पर संपत राज जी सर ने बताया है कि पशु परिचर बनने के बाद क्या काम आपको इस फील्ड में करना है। देखना आप भाई वीडियो, सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग वो वीडियो देखना कि क्या काम करना है। भाई मैंने भी देखा है कि पशु परिचर बनने के बाद आप लोग क्या करोगे कि गायों की सेवा करोगे एज भाई, उनका ट्रीटमेंट करना असिस्टेंट के रूप में। मैं तो ये मानता हूं कि भाई आप उनकी सेवा करोगे, गौ भक्त बनोगे। मैं आपको सलाम करता हूं भाई, क्योंकि हर किसी से ऐसी सेवा नहीं होती भाई। मूक बधिर जीवों की आप सेवा करोगे, हर किसी से ऐसे पुण्य काम नहीं होते। यानी कि गिने चुने वो बंदे होंगे जो इस पुण्य काम के लिए सिलेक्ट होने वाले। तो ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, हौसले के साथ पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है बस। ठीक है, तो बात करते हैं भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जो टेबल दे रखी है उसको समझो भाई कि प्रोकैरियोटिक सामान्यतः इसका आकार कैसा होता है कि इसका आकार छोटा होता है। इसके बाद मैं बात करूं कि इसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता, यानी कि जो केंद्रक होगा इसके अंदर उसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होगी। ठीक है, इसके चारों तरफ यानी ये जो न्यूक्लियस है केंद्रक है इसके चारों तरफ झिल्ली, ठीक है, वो झिल्ली नहीं होगी भाई। इसके बाद में बात करूं इसमें मात्र एक गुणसूत्र, क्रोमोसोम कितने होते हैं भाई, एक होता है बिल्कुल ही। प्रोकैरियोटिक के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, एक होती है। ऐसा क्वेश्चन आ गया कि प्रोकैरियोटिक के बारे में सत्य कथन है। पहला उसमें दे दिया कि सामान्यतः इसका आकार छोटा होता है, केंद्र के झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, और तीसरा दे दिया कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है। तो कथन गलत हो जाएगा अपना, गुणसूत्रों की संख्या एक होती नहीं है सर, गुणसूत्र की संख्या तो एक ही होती है, आपने पढ़ाया था। इसके बाद अपन बात करें भाई कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं। अब कोशिकांग क्या होते हैं, तो देखो जब अपन कोशिका पढ़ेंगे तो कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनेलिज पाई जाती है, जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतःपर्दवी जालिका हो गई, इन सभी को अपन कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कोशिकांग कहते हैं। तो इसके अंदर कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है। फिर अपन बात करें कि जब कोशिकांग उपस्थित है ही नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा ना, क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया इनको ही तो अपन कोशिकांग कहते हैं, तारकाई हो गया, लाइसोसोम हो गया, तो ये अनुपस्थित होता है। अब बात करते हैं अपन यूकैरियोटिक के बारे में। तो यूकैरियोटिक की क्या कहानी है देखो, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाए कि ये इसका आकार जो होता है भाई बड़ा होता है। इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। इसके बाद इधर अपन ने पढ़ा था कि केंद्र के चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होती है, लेकिन यहां पे देखो केंद्रक जो होता है वो केंद्र की झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इट मीन्स ये लो भाई, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, तो इसके चारों तरफ केंद्र की झिल्ली पाई जाती है। ये लो भाई, केंद्र के चारों तरफ एक झिल्ली हो गई, ये हो गई केंद्र की झिल्ली। अरे भाई बोलो कौन सी झिल्ली, केंद्र की झिल्ली, और इसके अंदर कौन है, इसके अंदर ये आ गया न्यूक्लियस। अब अपन बात करते हैं कि जब उसमें गुणसूत्र एक था तो यहाँ पे एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, और यहाँ पे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो जब कोशिकांग उपस्थित है तो अपना माइटोकॉन्ड्रिया भी आए है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, विशेषता के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सत्य असत्य का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं कि ये अपन ने पढ़ा था कि अपन केंद्रक को आधारभूत लक्षण मानकर, केंद्रक को आधारभूत लक्षण मानकर जीवों को दो भागों में बांटा, पहला प्रोकैरियोटिक और
दूसरा अपन ने यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ा। अब अपन बात करते हैं कि और भी लोग थे जिन्होंने जीवों के वर्गीकरण के बारे में बताया था। तो और लोग कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आ जाते हैं कैरोलस लीनियस। कौन आ जाते हैं? कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस ने क्या बताया कि द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? द्विनाम यानी दो नाम है। इसमें क्या होगा भाई? इसमें हो जाएगा दो नाम। द्विनाम पद्धति का मतलब दो नाम होगा उसका, द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति में दो नाम क्या क्या हो जाएंगे? तो एक तरफ आएगा उसका वंश और दूसरी तरफ आएगी जाति। तो ये देखो, ये जो अपने कैरोलस लीनियम जी है, इन्होंने द्विनाम पद्धति दी है, तो उसमें उन्होंने यही बताया कि इसके अनुसार जीव का वैज्ञानिक नाम वंश तथा जाति से मिलकर बना होता है? अगर अपनी बात करें तो अपन भी ऐसी, भाई मेरा नाम राम सैनी, ठीक है, तो सैनी जो है मेरा जाति को रिलेट करा है, जाति। तो वैसे ही यहाँ पे द्विनाम पद्धति दी इन्होंने कि जो इनका वैज्ञानिक नाम बनेगा जीवों का, ठीक है ना, तो उसमें वंश और जाति जो है उससे मिलकर बना होता है। एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। सबसे पहले अपने की बात करेंगे भाई, अपन मानव की। अपन मानव है ना भाई, सभी मानव होना मेरी क्लास में है, कोई जीव जंतु तो नहीं है ना भाई, सभी मानव ही हो ना। तो जब मानव हो तो बताओ फिर मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? होमो सेपियंस। है कि सर हम तो मानव ही ठीक है, इतना बड़ा याद नहीं होता है। तो मानव ठीक नहीं है, याद रखना है अपने को होमो सेपियंस है। बड़ा नाम होगा तो बड़ी फैम बनेगी ना, होमो सेपियंस है। आज से कोई पूछे कि आप कौन हो तो उसको ये नहीं कहना इंसान हो, ये भी नहीं कहना, होमो सेपियंस है। कि कहते हैं कि इंसान से, गिरगिट से भी ज्यादा इंसान रंग बदलने लग गया है। तब आपको ये कहना है कि गिरगिट से भी ज्यादा होमो सेपियंस रंग बदलने लग गया है, ठीक है भाई। तो ऐसे आपको याद करने के ये तरीके है कि कैसे याद करना आपको, तो आप बिल्कुल इजी वे में याद कर सकते हो। आप अपनी भाषा के अनुसार याद कर सकते हो, जिस भाषा में आपको याद हो रहा है। मारवाड़ी में याद हो रहा है तो मारवाड़ी में ही टेको, ठीक है, होमो सेपियंस, ठीक है, मानव का नाम। अरे आम्बो, आम का नाम मेंजी फेरा इंडिका है। आंबा को कहे भाई, आंबा ने कही कहे मेंजी फेरा इंडिका है, कि मोहंजीर घरा इंडिका, मोहंजीर घराड़ा इंडिया वाला है। कैसे भी याद रख सकते हो भाई, मेंजी फेरा इंडिका। इसके बाद देखो मेंढक है, मेंढक जी, मेंढक जी का क्या नाम होगा? राना टिग्रीना, राना टिग्रीना मेंढक का नाम हो जाएगा। उसके बाद बिल्ली की बात करें तो फेलिस डोमोसेटिका। और इसके बाद देखो गाय की अगर बात करें, है पशु परिचर वाले गायों के बारे में भी खूब पढ़ के आए हैं सर, है जर्सीर, मुर्रा गाय, जर्सीर, देसीर है कि सर पार्ट बी में यही पढ़ रहे हैं अभी सारे के सारे। तो पार्ट बी में पढ़ रहे हो तो यहाँ आपको पार्ट ए में भी सामान्य विज्ञान में पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। और गाय सबकी बॉस होती है, बॉस इंडिकस है। इंडिया अपना सबका बॉस है ही है, अपन कम है क्या किसी से? नहीं है सर। अपन पढ़ने में भी कम नहीं है, किसी काम में कम नहीं है, मेहनत करने में भी कम नहीं है, ठीक है। तो अपन जब कम नहीं है तो अपने यहाँ आसपास अपनी जो गाय है, गाय माता है, वो भी किसी से कम नहीं, वो भी अपने आप में बॉस है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है भाई बॉस इंडिकस। इसके बाद देखो मक्खी है, ये मक्खी, और इसका नाम भी देखो इतना तगड़ा आ रखा है, मुस्का है। मक्खी क्या करती है? मस्का लगाती है ना, है कि सर मैं आइसक्रीम खा रहा था और मक्खी आके ऐसे धीरे से आके बिल्कुल बैठ के मस्का लगाया, पता ही नहीं चला है। मस्का डोमेस्टिका है, मस्का डोमेस्टिका। फिर आ गया अपना मटर। मैं मटर को जब भी देखता हूँ भाई मेंडल की याद आ जाती है। मटर पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, मटर पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करना है। और ये चीज किसने बताई थी भाई? कैरोलस लीनियस ने बताई थी। अब बात करते हैं अपन भाई, एक और आदमी आया था, एक और महान व्यक्ति आए थे जिन्होंने भी कहा कि जीवों का वर्गीकरण मैं भी करूंगा, आप अकेले अकेले कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो उनको भी खुश रखने के लिए क्या किया था कि उन्होंने उनको भी कहा कि भाई आप भी करो, चलो आप कर लो, हम बाद में पढ़ेंगे जब पशु परिचर की भर्ती आई। और जब इन्होंने पहले बना के रख दिया और अपन अब जैसे ही भर्ती आई अपन पढ़ रहे हैं, इनसे अपन ने वादा किया था कि हम आपको पढ़ेंगे, तो अभी अपन पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो देखो R.H. विटेकर नाम से थे, इन्होंने कहा कि समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा,
समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा भाई इन्होंने, समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा है। अभी तक अपन 2-2 पढ़ के आ रहे थे कि सर आपने 2-2 बताए तब तो मन खुश था, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है, आप सीधे ही गाड़ी को ऊपर चढ़ा दिया, 5 भागों में बांट दिया है। लेकिन पढ़ेंगे भाई, टेंशन मतलब पढ़ेंगे, पढ़ेंगे अपन क्या कि इन्होंने कहा कि एक हो जाता है मोनेरा है, एक हो जाता है प्रोटिस्टा, तीसरा जाता है फंजाई, फिर आ जाता है प्लांटी और एनिमेलिया। नहीं याद ही नहीं हो रहा सर, ऐसे तो याद ही नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से पढ़ूं, मोनेरा मैं गया था नानेरा है भाई, मोनेरा मैं गया था नानेरे, नानेरा गया, नानेरा जाकर के मैंने क्या किया, प्रोटिस्टा यानी टेस्टी खाना खाया। भाई नानेरे जाते हैं सब, अपने अपने ननियाल जाते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल खाने को मिलता है वहाँ पे है कि बाणजो आयो भाई किन की बढ़िया बनाओ है, घी राबड़ी जो भी चूरमो और बाजरी सब। तो मैं गया था नानेरा, नानेरा से हो गया मोनेरा, और वहाँ जाके मैंने टेस्टी खाना खाया तो बन गया प्रोटिस्टा। अब जब मैंने टेस्टी खाना खाया, ठीक है, एकदम एनर्जी आई और मैंने वहाँ पे किया फन है, मस्ती की, फन किया, फन से बन गया फंजाई। तो मस्ती क्या गई, मस्ती कैसी की कि प्लांटी मैं चढ़ गयो नीमड़ा माते गुटा खाऊने है। जब मैंने फन किया तो मैंने प्लांट पे चढ़ गया है, प्लांट पे चढ़ा और प्लांट में इतना ऊपर चढ़ गया कि फिर पापा ने आके एनीमेलिया है, एनीबडी कोई आया और किसी ने आके गुद्दी में मैं लिया तो एनीमेलिया बन गया है कि उन्होंने कहा कि नीचे उतर जानवर, जानवर कहीं का खाना खा लिया फुल है, तो उससे बन गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमेलिया है भाई, एनीमेलिया आ गए। तो इन भाई साहब ने क्या किया, आर.एच. विटेकर ने जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया। पहला आ जाता भाई मोनेरा, दूसरा आ जाता प्रोटिस्टा, फंजाई जिसको कवक भी कहते हैं, प्लांटी यानी पादप पेड़ पौधे, और एनिमिलिया यानी जीव जंतु। तो ये 5 जगत होते हैं। इनकी क्या विशेषता है अपन इसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट्स पढ़ते हैं जो अपने सिलेबस में है भाई, ठीक है। तो देखो 5 जगत को अपन पढ़ते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हमने कहा कि हम गए थे नानेरा, तो ये आ गया भाई मोनेरा है। मोनेरा के अंदर कोशिका का क्या प्रकार होता है, तो अभी अपन पढ़ के आए थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक में पढ़ा कि वहां पे कोई कोशिकांग नहीं होता है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गुणसूत्र भी एक होता है, बिल्कुल भी है। और यूकैरियोटिक के पास सब कुछ होते हैं, आकार भी बड़ा होता है, गुणसूत्र भी खूब सारे होते हैं। ये देखो चलती क्लास में याद हो रहा है ना भाई, ऐसे गुनगुनाना है। गैलरी में जब बैठे रहते हो सब दिन रील्स ही नहीं देखनी है कि सर रील्स देखते हैं गैलरी में बैठ के, तो रील्स भी नहीं देखनी होती है, कभी कभार ये वीडियो चला लो या नोट्स पढ़ो, गैलरी में बैठे बैठे करो। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का आकार जो होता है छोटा होता है, यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र 1 पाया जाता है, यूकैरियोटिक में गुणसूत्र 1 से अधिक। घर वाले कहेंगे हो क्या गया इसको, है इतना कैसे पढ़ने लग गया है। तो उनको कहना कि मैं इतना ऐसे पढ़ने लग गया कि ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासें आ रही है और सर बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो मैं जब फ्री में पढ़ा रहे हैं तो मेरे को कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं पढ़ूंगा। और सर तरीके भी बता रहे पढ़ने के, उस तरीके से मैं पढ़ूंगा। सर मेरा हौसला बना रहे, मैं पढ़ूंगा और आपका सपना पूरा करूंगा, ठीक है। तो उसी वे में तो देखो भाई, कोशिका का प्रकार जो मोनेरा में होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो देखो भाई, मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक होता है और बाकी सब के अंदर यूकैरियोटिक होता है। तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब के अंदर यूकैरियोटिक होता है। तो क्वेश्चन यहीं से छपेगा, निम्नलिखित जीवों में से कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक होता है, और 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें पहला ऑप्शन दे दिया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और मोनेरा है, और वही अपना आंसर हो गया मोनेरा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रकार किसमें होता है भाई, मोनेरा के अंदर ही होता है। अब बात करें दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन गया, निम्नलिखित जीवों में कोशिका का प्रकार यूकैरियोटिक नहीं होता है। तो नहीं किसमें होता है, तो नहीं मोनेरा में ही होता है। इसके बाद देखो, जब अपन कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो मोनेरा के अंदर सेलुलोज रहित होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है। जनरली अपन कहते हैं कि कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई होती है, लेकिन मोनेरा की नहीं बनी हुई होती है, ठीक है।
इसके बाद देखो प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ प्रोटिस्टा में ये उपस्थित होती है, फंजाई में उपस्थित होती है, प्लांटी में उपस्थित होती है, लेकिन एनिमेलिया में भाई कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसके बाद देखो पोषण की विधि देखें तो मोनेरा स्वपोषी होता है और परपोषी होता है। कि सर स्वपोषी और परपोषी क्या होता है? तो देखो भाई स्वपोषी और परपोषी है, इन दोनों में से आप कौन हो बताओ कमेंट करके भाई। ऑनलाइन वालों आप भी बताओ कि स्वपोषी और परपोषी क्या होता है। और स्वपोषी और परपोषी को आपके जीवन से जोड़ता हूं मैं। पहले मैं अंतर इसका मतलब समझा देता हूं, फिर देखो बताता हूं। स्वपोषी का मतलब होता है कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं भाई, स्वयं बनाते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। और परपोषी का मतलब भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये लो भाई, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब मैं इसको एग्जाम्पल के बेसिस पर समझाता हूं आपको। तो भोजन स्वयं कौन बनाता है भाई? एक तो भोजन स्वयं वो बनाता है जो भाई जो अपनी बीबी का गुलाम होता है वो भोजन स्वयं बनाता फिर है, दिन और रात भोजन वही बनाता है। और तो दूसरा, जब आप रूममेट रूम लेके रह रहे हो तो एक रूम पार्टनर जो होता है बड़ा बदमाश होता है, और एक बिल्कुल बेचारा सीधा साधा पढ़ने वाला। तो बदमाश बाहर घूमता ही रहता है सारे दिन, उसको फ़ोन करके कह देगा खाना बना लेना है। तो उसमें जो सिंसियर है वो हो गया बेचारा स्वपोषी, और दूसरा वाला हो गया परपोषी कि नहीं तू बना देना दूसरों को ऊपर। तो ऐसे आपको भाई चीज़ों को इजी बना के पढ़ना है। आप लोग कैसे भी रिलेट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो, बस चीज़ों को इजी बना के आपको पढ़ना है, समझ आनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं रटे ही जा रहे हो, कहाँ तक रटोगे? सिलेबस खूब बड़ा है, कहाँ तक रटोगे? ठीक है, तो ऐसे समझना है, हर चीज़ को अपने से जोड़ना है। ठीक है ना, किसी चीज़ को जब दिल से जोड़ोगे तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा में भी स्वपोषी परपोषी फंजाई जो होती है वो परपोषी होती है। खुद खाना मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे को खाना बनाना नहीं आता है, मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती हूँ। ऐसा कौन कहता है? ऐसा फंजाई कहती है भाई। ठीक है, इसके बाद प्लांट है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं भाई खुद है। कोई मुझे बताएगा? कमेंट करके बताओ भाई, पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं कौन सी क्रिया से बनाते हैं? पेड़ पौधे भोजन कौन सी क्रिया से बनाते हैं बताओ। इसके बाद एनिमिलिया। एनिमिलिया जीव जंतु होते हैं, वो खाना खुद थोड़ी बनाते हैं। ऐसे थोड़ी है शाम को कि वो बेलन और चकला लेके बैठे हैं, रोटी बना रहे हैं, भाई कोई एक डोग आटा लगा रहा है तो ऐसा नहीं होता भाई, परपोषी होते हैं वो। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, ये अपन ने पढ़ा था 5 जगत के बारे में। ठीक है, इनके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आपको एक एक दो एग्जाम्पल याद रखने। ठीक है, मोनेरा में आ जाएगा जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आ गया, अमीबा आ गया, युग्लिना आ गया, डाइटम। अमीबा चपलाकार आकृति, जिसकी आकृति एक समान नहीं होती, अनिश्चित होती है, चपलाकार। ठीक है, इसके बाद में फंगाई की बात करूँ उसमें हिस्ट आ जाता है, मशरूम, पेनिसिलियम ये आ जाते हैं। प्लांट की बात करूँ तो प्लांट में शैवाल, थैलोफाइटा आ जाते हैं, शैवाल आ जाते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना अपने को, पर ये भाई 9th क्लास की बुक में दे रखे हैं। 9th क्लास की साइंस की बुक में ये टेबल दे रखी है, तो अपने को पढ़ना है। ठीक है, 10वीं तक का है अपने सिलेबस में, तो पढ़ना है। सवाल कहीं से भी आ सकता है, ये चैप्टर किसी ने नहीं पढ़ाया अभी तक। सब कोशिका ले रहे हैं, कोई पाचन तंत्र ले रहा है, कोई श्वसन तंत्र ले रहा है। अपन पढ़ेंगे उनको, अपन भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। हार्ट पढ़ेंगे तो अपन हार्ट के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे इससे। अब दिखाओ कि किसी कमरे के अंदर अपन जब एंटर करते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं कि एक दरवाजा लगा हुआ है एंटर करने के लिए। वैसे ही उसी तरीके में पढ़ेंगे। कोशिका पढ़ेंगे तो भी बाहर खड़े होंगे, मैं कोशिका के अंदर जाके देखूंगा कोशिका में क्या क्या है। ठीक है, तो अपन घुल मिल के पढ़ेंगे भाई, कोशिका को अपना दोस्त बनाएंगे, हार्ट को भी दोस्त बनाएंगे, फिर अपन पढ़ेंगे। ऐसे तो वो नाराज हो जाएंगे, सबको खुश रखते हुए चलना। ठीक है, फिर आ जाता है कि एनिमल के अंदर कशेरुकी और अकशेरुकी जीव हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब अपन बात करते हैं भाई जीवाणु और विषाणु के बारे में। जीवाणु और विषाणु के बारे में, जीवाणु क्या होता है और विषाणु क्या होता है। तो देखो एक टेबल के माध्यम से मैंने सारे अंतर ऐड किए हैं जीवाणु और विषाणु के बारे में, कि एक टेबल में सब अंतर और सब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। खोज किसने की थी, अध्ययन किस में करते हैं। ठीक है, बाहरी झिल्ली कैसी होती है, बाहरी आवरण कैसा होता है, तो वो सारी चीजें अपन एक टेबल के माध्यम से देख रहे हैं भाई।
कि जीवाणु और विषाणु में अंतर, जीवाणु और विषाणु में अंतर। तो विषाणु का आकार दिया है कि 10 से लेकर 300 मिली माइक्रोन, जबकि इधर जीवाणु का दिया 2 से 10 माइक्रोन। इसका मतलब विषाणु छोटा होता है और जीवाणु बड़ा होता है। ये मिली माइक्रोन दे रखा है, ये माइक्रोन में। तो ये तो दे भी रखा है कि विषाणु का आकार जीवाणु से छोटा होता है, जबकि जीवाणु का आकार विषाणु से बड़ा होता है। क्या भाई? तो जीवाणु का आकार जो है वो विषाणु से बड़ा होता है। इसके बाद अगर मैं बात कहूं कि जब ये छोटा होता है तो छोटी चीजों को अपन किसके द्वारा देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से। तो विषाणु को अपन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, जबकि जीवाणु को भी अपन प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। अब विषाणु के अंदर एक चीज दे रखी है कि विषाणु सजीव और निर्जीव के मध्य कड़ी होती है। एनसीईआरटी की लाइन है भाई, ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन वहीं से बनता है। ठीक है, याद रखना आपको कि विषाणु क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। क्वेश्चन ऐसे दे दिया, हमारे सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है, और 4 ऑप्शन दे दिए। क्वेश्चन ऐसे ही बनना है भाई, एनसीईआरटी की लाइनों से ही बनना है क्वेश्चन। फिर हवाई नहीं लगेगी आपको कि ये तो बिल्कुल इजी था, पेपर दे के आओगे तब। इसमें आ जाता है कि जीवाणु बिल्कुल सरल होते हैं, आदि प्राइमिटिव होते हैं। इसके बाद बात करें अपन, विषाणु अकोशिकीय होते हैं। अकोशिकीय और कोशिकीय, कोशिकीय वो जिसमें कोशिका पाई जाती है, लेकिन ये अकोशिकीय होते हैं। लेकिन देखो जीवाणु कोशिकीय होते हैं। ठीक है, अब बात करें जब कोशिका ही नहीं है तो जीव द्रव्य भी नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है। विषाणु के अंदर मैं बात करूं कि डीएनए या आरएनए होता है, जबकि जीवाणु में डीएनए तथा आरएनए दोनों ही होते हैं। फिर मैं बात करूं विषाणु की, तो विषाणु रोगजनक होते हैं यानी हानिकारक होते हैं, लेकिन जीवाणु लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। वायरस, विषाणु की अगर मैं बात करूं तो विषाणु तो हानिकारक ही होते हैं भाई, जीवाणु भी होते हैं वैसे हानिकारक, लाभदायक भी होते हैं। दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए कौन से जीवाणु का उपयोग किया जाता है, या कौन सा जीवाणु काम करता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु तो काम कर रहा है ना, लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। इसके बाद देखो, ये परपोषी होते हैं और ये स्वपोषी और परपोषी दोनों ही होते हैं। परपोषी स्वपोषी मैंने बताया था आपको। अब बात करते हैं भाई इसमें और क्या है। ये डायग्राम दे रखा है इधर विषाणु का है। इसके जो बाहरी आवरण है उसको कैप्सिड कहा जाता है, वो न्यूक्लियोइड उससे मिलकर, प्रोटीन और लिपिड का आवरण उससे मिलकर बना होता है बाहर का आवरण। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य प्रेजेंट है, उसमें कोशिका द्रव्य है ही नहीं। यहाँ पे कोशिका द्रव्य है ही नहीं, अभी अपन ने पढ़ा था, कोशिका द्रव्य नहीं, खत्म। यहाँ पे एक चीज होगी, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, है या आरएनए, लेकिन यहाँ पे दोनों ही होंगे कि डीएनए और आरएनए दोनों ही होंगे। इसके बाद इसका बाहरी जो आवरण है वो ग्लाइकोकेलिक्स से मिलकर बना होता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें कोशिकांग होते हैं, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन कि विषाणु जो होते हैं भाई, ये विषाणु वाला पार्ट है और इधर ये जीवाणु वाला पार्ट है। तो विषाणु जो होते हैं केवल कोशिका में ही, जीवित कोशिका में ही वृद्धि करते हैं, लेकिन जीवाणु क्या होते हैं? वो स्वतंत्र रूप से प्रजनन करते हैं और इनका कृत्रिम संवर्धन हो सकता है। ठीक है, तो जीवाणु जो होते हैं भाई स्वतंत्र रूप से प्रजनन करते हैं, प्रजनन करके संख्या बढ़ा देते हैं। लेकिन विषाणु क्या काम करते हैं? विषाणु क्या होते हैं कि ये केवल जीवित कोशिका में ही अपनी संख्या वृद्धि करते हैं, मृत कोशिका में नहीं करते। विषाणु की बात करें तो निर्जीव की भांति क्रिस्टल के रूप में इनको अपन संग्रह कर सकते हैं, लेकिन जीवाणु को अपन कलेक्ट नहीं कर सकते। यूं नहीं भड़ा करने लाग जाओ, डब्बी लैन के डब्बी में भड़ी करा तो भड़ा कौन नहीं आवेला भाई। ठीक है, इसके बाद विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज की इवानोवस्की ने की थी, और जीवाणु की किसने की थी? लिवोनहुक, एंटनी वॉन लिवोनहुक। अध्ययन की बात करें तो वायरोलॉजी हम पढ़ के आए थे। वायरोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं? वायरोलॉजी में अपन वायरस का अध्ययन करते हैं, और बैक्टीरियोलॉजी में सूक्ष्म जीव यानी जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। अभी अपन ने देखा कि विषाणु का बाहरी कवच, जिसको अपन क्या कहते हैं भाई? कैप्सिड कहते हैं। ये देखो, ये कैप्सिड। और जीवाणु के अंदर भी बाहरी कवच होता है, उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। ये रहा, ये ग्लाइकोकेलिक्स, और इधर आ गया कैप्सिड। तो ये दोनों चीज। इसके बाद हमने कहा कि बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है विषाणु के अंदर,
और जीवाणु के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। तो सर 2-4 एग्जाम्पल बताओ आप, हैं कौन कौन सी बीमारियां फैलाता है हमारे अंदर, हम भी तो देखें। तो इसलिए मैं ये साथ में ऐड करके लाया इनके रोगों के बारे में, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं और विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो बात करते हैं जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो जीवाणु से अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो क्या होता है भाई, टाइफाइड होता है सर। टाइफाइड सबने नाम सुना हुआ है टाइफाइड का। और टाइफाइड के अंदर प्रभावित अंग कौन सा है, तो प्रभावित अंग की मैं अगर बात करूं तो प्रभावित अंग होती है भाई आते, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आते दो होती भाई, छोटी और बड़ी है। कि सर छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत बड़ी होती है? कमेंट करके बताओ भाई, है जो मेरी क्लास देख रहा है लाइव भाई, कमेंट करके बताओ। ऑनलाइन वालों बताओ भाई कि छोटी आंत बड़ी होती है या बड़ी आंत बड़ी होती है। स्टेटमेंट सुनो अच्छे से कि छोटी आंत बड़ी होती है या बड़ी आंत बड़ी होती है, कमेंट करके जरूर बताना भाई। इसके बाद देखो इस जीवाणु का नाम क्या होता है, तो जीवाणु का नाम होता है भाई साल्मोनेला टाइफी है। टाइफाइड से ही निकल के आया साल्मोनेला टाइफी। और लक्षण क्या होता है इसमें, तेज बुखार आ जाता है और सिर दर्द होता है। इसके बाद बात करूं मैं क्षय रोग, तो उसमें प्रभावित अंग हो जाते हैं साहब फेफड़े, जिसको हम लंग्स कहते हैं। फेफड़े लंग्स। लंग्स फेफड़े दो प्रकार के होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। इसके बाद देखो जीवाणु के नाम की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब जीवाणु रोग करता है हमारे शरीर में, तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो देखो बार बार खांसी के साथ कफ आता है और ब्लड निकलता है। जब वो खांसी करता है, पीक आता है उसको, तो उसमें ब्लड आता है। क्षय रोग वाले उसके अंदर पेशेंट को बार बार खांसी होती है भाई और कफ आता है। अगर आपको थोड़ा और एडवांस पढ़ना है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी भाई। कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं टाइफाइड में, तो आपको पता है विडोल टेस्ट करवाते हैं। RS केयर पेपर में पूछा जाता है, टाइफाइड के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है, विडोल करवाया जाता है। क्षय रोग की बात करें, क्षय रोग से संबंधित इन्वेस्टिगेशन है, ऑप्शन में दे दे, MT टेस्ट भी होता है, AFB टेस्ट भी होता है, चेस्ट एक्सरे भी करवा के देखते हैं, CT स्कैन भी करवा के देखते हैं, लंग्स के बारे में देखते हैं। तो TB के अंदर अपन HRCT थोरेक्स करवाते हैं, CT स्कैन, और फिर अपन दोनों लंग्स देखते हैं कि TB जो अपना अंदर प्रकोप मचा रही कितना क्या है। ठीक है भाई। तो आपको पता होगा कि सिलिकोसिस भी होता है भाई, सिलिकोसिस के बारे में सरकार की योजना भी चल रही है। सिलिकोसिस के बारे में जो पत्थर का काम करते थे उनको लेट इफेक्ट होता है सिलिकोसिस के बारे में। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन डिप्टीरिया के बारे में। और डिप्टीरिया हमारे शरीर में श्वसन नली है, श्वसन नली जिसको अपन कहते हैं ट्रेकिया, तो ट्रेकिया को प्रभावित करती है कि ना। ट्रेकिया के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। उसके जीवाणु का नाम होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। और इसके लक्षण होते हैं कि सांस लेने में कठिनाई और दम घुटना है। इंग्लिश में कहते हैं SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, दम घुट रहा है। इसके बाद बात करते हैं प्लेग के बारे में। प्लेग से प्रभावित अंग होता है फेफड़ा और दोनों पैरों के बीच में कारू हो जाते हैं। जीवाणु की बात करें तो पास्चुरेला पेस्टिस इसका जीवाणु होता है और लक्षण बहुत तेज बुखार और शरीर पर गिल्टियां बन जाती है। तो ये थे भाई जीवाणु से होने वाले रोग। इसके अलावा जीवाणु से होने वाले रोग में काली खांसी आ जाती है जो पूरे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है। श्वसन तंत्र अपन पढ़ेंगे भाई, श्वसन तंत्र तो पूरे ही श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। श्वसन तंत्र के अंदर, ऑनलाइन वाले बताओ भाई, श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन आता है, आंतरिक अंग। जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, जब कोशिका पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है और उत्तक से हमारे शरीर में अंग बनता है और उन्हीं अंग से मिलकर तंत्र बनता है। तो उन तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे अपन। श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र। लेकिन आपको अभी ये बताना है कि यह श्वसन तंत्र किन किन आंतरिक अंगों से मिलकर बना है, इसमें कौन कौन से अंग है, तो ये बताना भाई। इसके बाद अपन बात करें कि इसमें जीवाणु कौन सा है, हिमोफिलिस, पर्डुसिस, और लगातार इसमें खांसी आती रहती है। निमोनिया की बात करें तो फेफड़ा प्रभावित हो जाता है भाई। ठीक है। और डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसका जीवाणु, तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है।
इसके बाद देखो गोनोरिया की बात करें, गोनोरिया जो है किसको प्रभावित करता है? मूत्र मार्ग को है, मूत्र मार्ग को कहता है यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट बना के दिखाएं आपको, ये लो भाई यूरिनरी ट्रैक्ट। ये हो गई भाई, क्या हो गई? ये हो गई किडनी। किसकी किडनी भाई? किसी की भी मान लो भाई, ये किडनी हो गई, सुनील की किडनी, किसी की भी ले लो भाई, हाँ आपकी किडनी, बस किडनी। ये किडनी से यूरेटर निकल कर आ रहा है, इसको यूरेटर कहते हैं। और ये कहाँ आ रहा है? तो ये ब्लैडर में ऐड हो रहा है, ब्लैडर में कनेक्ट हो रहा है। इसको कहते हैं भाई पेशाब की थैली, यानी यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ पे होता है यूरेथ्रा, जहाँ से पेशाब बाहर आता है, बॉडी में उत्सर्जित हो जाता है बाहर की तरफ। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, मूत्र मार्ग के अंदर क्या हो जाता है कि मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है भाई, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, तब अपन कहते हैं उसको गोनोरिया हो गया है। और जीवाणु कौन सा होता है? नाइसेरिया गोनोरियाई, कि गोनोरियाई, गोनोरिया बोलता ही गोनो जुड़ो है, परेशान करने लग गया, मूत्र मार्ग में सूजन लेके आ गए। तो ये सारी चीजें भाई ध्यान रखना है। इसके बाद देखो विषाणु से होने वाली बीमारी, तो विषाणु से होने वाली बीमारी में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं एड्स के बारे में। और एड्स से प्रभावित अंग, प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी, इम्यून सिस्टम पूरा ही है भाई, इम्यून सिस्टम। अब मुझे ये कौन बताएगा कि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक, अभी मैंने बताया था प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली आया तब याद आए, कौन बताया भाई? बताओ फटाफट बताओ, आपको याद है या नहीं? ऑनलाइन वाले आप भी बताओ भाई कमेंट करके, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक है। तो एड्स के अंदर इम्यून सिस्टम पूरा जो है वो प्रभावित होता है। और उसमें भी अगर बात करें तो WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, विषाणु का नाम होता है HIV, और लक्षण होते हैं प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। इसके बाद बात करूं डेंगू बुखार, डेंगू ज्वर, जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, हड्डियां टूट रही है साहब। प्रभावित अंग पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर, खास कर सिर, आंख, जोड़, सब यानी बॉडी, एक पूरा शरीर दर्द करता है भाई। इसके विषाणु का नाम होता है अर्बो वायरस, हड्डी तोड़ बुखार को अर्बो वायरस कहा जाता है, ठीक है। लक्षण आंखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, पूरे शरीर में, ऐसा पूरा हाड़का दुख है हमारा तो है, तो पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है। इसके बाद बात करें पोलियो के बारे में, पोलियो में प्रभावित अंग हो जाता है गला, रीढ़ की हड्डी, नाड़ी, ठीक है। इसके बाद करें पोलियो का विषाणु, पोलियो खुद ही बुखार आ जाता है, बदन में दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, और आंतों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती भाई, है बड़ी भयंकर बीमारी। इसके बाद अपन बात करते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में प्रभावित पूरा शरीर ही प्रभावित होता है, और वायरस का नाम है भाई मिक्सो वायरस, ठीक है। छींके आ जाती है, बेचैनी हो सकती है, गले में सोत हो सकती है, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन चेचक वायरस के बारे में, है चेचक पूरे शरीर को प्रभावित करता है, चेचक तो एक बार होता ही है सर सबको ही है। इसके बाद इसका वायरस जो होता है वेरियोला वायरस होता है, इसमें तेज बुखार आ सकता है और शरीर पर लाल लाल दाने बन जाते हैं भाई, उसको अपन क्या कहते हैं? चेचक। और चेचक क्या भाई? विषाणु से होने वाली बीमारी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जीव, हमारे आसपास जो जीव पाए जाते हैं उन जीवों के बारे में पढ़ा, और जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ा था। जीवों में विविधता के बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने जीवों का वर्गीकरण किया था, जीवों के वर्गीकरण में पढ़ा अरस्तु ने किया था, जो प्रभावी नहीं था। फिर अपन ने कहा कि अपन कोशिका की प्रकृति से पढ़ेंगे, अपन केंद्र को आधारभूत लक्षण मानकर पढ़ेंगे। फिर अपन ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ा, ठीक है। कोरोनस लीनियस जी आए थे वो पढ़ा, RS व्हिटकर ने पढ़ाया था वो पढ़ा था, है ये सारी चीजें पढ़ी थी। फिर अपने जीवाणु और विषाणु उनके बारे में पढ़ा, उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़े। तो जो क्लास भाई मैंने पहली क्लास करवाई है, नोट्स बनाते रहना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। देखो एक नियम बना लो कि हर चीज आपके 48 घंटे बाद रिवाइज होनी चाहिए। 48 घंटे बाद हर चीज को रिवाइज करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, और रिवीजन के साथ रिवीजन होता रहेगा। अब मैं इसके क्वेश्चन आपको अलग से क्लास में करवाऊंगा भाई, 20 क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा, ठीक है। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल पर आपको व्यवस्थित तरीके से इसकी PDF मिल जाएगी, वहां से भी आप नोट्स बना के पढ़ सकते हो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो भाई, गो भक्तो।
पशु परिचर की जो परीक्षा दे रहे हैं बढ़िया तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। नौकरी ज़्यादा दूर नहीं है भाई, अब बिल्कुल पास ही है, घबराना है ही नहीं बिल्कुल भी, है टेंशन नहीं लेनी है। उधर आपका पार्ट बी चल ही रहा है, इधर पार्ट ए में सामान्य विज्ञान स्टार्ट हो ही गया है, थोड़े दिनों बाद आपकी गणित की क्लासें भी लगा दी जाएगी, ठीक है। पार्ट बी के लिए संपतराज जी सर मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोग भी पढ़ो भाई, सर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, तो आप पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने इस चैनल को भाई शेयर करें ताकि सब बच्चों के पास ये सारे कंटेंट जो है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप उन लोगों तक पहुंचाए जो बिल्कुल, जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, हैं लोग 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं, 8-8 हज़ार रुपये ले रहे हैं, को अपन बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं। आप तो बस पढ़ो, हमारा काम है पढ़ाने का, आपको कितना क्या कंटेंट देना है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ तो भी पढ़ना है, ट्यूशन कहीं से भी आ सकता है भाई, जरूरी थोड़ी है आप पशु परिचर वाली देख रहे हो, कोई ना कोई और भी देखेगा, थोड़ा अपने को एडवांस पढ़ना है भाई, आज के जो पेपर आ रहे हैं उनको देखते हुए थोड़ा अपने को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।